नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था की, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम कहें कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया दिल्ली में। और उसमें सीजेआई गवई ने भी जो है वो स्पीच दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ बातें जो है वो जजों के सामने, जो उपस्थित थे उनके सामने कुछ चीजें रखी। अब उसमें सवाल यह उठता है कि न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के लिए, उसमें सुगमता लाने के लिए सरकार जो है वो बहुत सारे पैसे खर्च करती है, लेकिन जब जिम्मेवारी की बात आती है तो यह आखिर करना किसको है और जज किसको बनाया जाता है? जज उसको बनाया जाता है जो इतना सक्षम हो, उसकी सोच इतनी सक्षम हो कि वो लोगों को न्याय दे सके या फैसला कर सके। तो आखिर उसको लगातार जो है वो सम्मेलन करके ये क्यों याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि आपको न्यायिक तंत्र को मजबूत करना है? तो फिर करने वाले कौन है? सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के फैसलों को पलट देता है, उनके ऊपर स्टे लगा देता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो बदलाव की जरूरत है, उस बदलाव को लाएगा कौन? खुद सीजेआई या फिर बाहर से कोई व्यक्ति आएगा वो बदलाव लेकर आएगा? यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और इसीलिए इस मुद्दे पर हमने जो है वो बात करना जरूरी समझा, क्योंकि आज देश की स्थिति यह है कि कानून का किसी के ऊपर कोई डर नहीं है। जब मैं कंपेयर करता हूं तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। तो अक्सर हम सुनते हैं कि किसी के बीच में कोई मनमुटाव होता है, टकराव होता है, उस स्थिति में एक दूसरे को जो है वो बोला जाता है कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि कोर्ट जो है वो न्याय करेगा। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, क्योंकि वहां पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो विक्टिम, पीड़ित पक्ष जो है वो ये उम्मीद करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि उसकी उम्मीद न्यायिक तंत्र से टूट चुकी है। उसको लगता है कि उसकी जो 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 मामला हुआ है, जो घटना हुई है, तो उसका न्याय जो है वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि यह किसी से जो है वो छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब उस जो अपराधी है उसके घर के ऊपर जब कोई एक्शन लिया जाता है, तो फिर यही सुप्रीम कोर्ट और यही सीजेआई, बीआर गवई जो है वो उस फैसले से, उस बुलडोजर तंत्र से खफा नजर आते हैं। तो आप न्याय करते नहीं हो और जो दूसरा न्याय कर रहा है, उस जिससे जिससे जो है वो अपराधियों में खौफ है, आप उसको रोकने का प्रयास करते हो। तो क्या इससे जो है वो हमारा न्यायिक सिस्टम मजबूत होगा क्या? दूसरा, इसमें जब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें है जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय की सुगमता हो या कानूनी भाषा में सरलता लाने के लिए, या फिर फैसले जो है वो स्थानीय भाषा में होना चाहिए, इन मुद्दों के ऊपर जोर दिए। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इंग्लिश ही क्यों? क्योंकि जब इंग्लिश जब आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, तो एक लैंग्वेज जो है वो बैरियर का काम करता है और वो नीचे तक उस आदमी को, आप देखिएगा बड़ी ही चालाकी से किस तरीके के खेल खेले जाते हैं। वकील जो है वो भी इंग्लिश में बात करता है और जज जो है वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जिसका मुद्दा चल रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा कि बातचीत हो क्या रही है। तो उसको क्या पता चलेगा कि उसका केस जो है वो किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि उसको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। और ये इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर उसको स्थानीय भाषा में जो है वो जज और वकील अगर आपस में जो है, चाहे वो बहस हो या चुनौती हो या फैसला हो, अगर उसकी सुनवाई होगी तो उसको जल्दी और आसानी से वो चीज जो है वो समझ में आएगी कि आखिर उससे क्या पूछा जा रहा है, क्या जवाब दिया जा रहा है। वरना वकील जो है तारीखों पे तारीख जो है उसका खेल चलता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि 1000 और 2000 रुपए उस तारीख पर उस विक्टिम से जो वहां पर खड़ा है उससे लिए जा रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो सीजेआई जो बीआर गवई था,
उनकी अगर आप टिप्पणी को देखें तो उनकी एक टिप्पणी और थी कि कुछ लोगों का न्यायिक व्यवस्था के ऊपर विशेषाधिकार नहीं है, और वो जजों को कह रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे तो आपके दिमाग में जो है उस व्यक्ति की तस्वीर आनी चाहिए जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति। आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो जब सुप्रीम कोर्ट की अपनी बारी आती है तो फिर यशवंत वर्मा के जो पाप कर्म थे उनको ढकने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है? क्योंकि सरकारी तंत्र यह कहता है कि आप 10 लाख से ज्यादा जो है वो लिक्विड मनी, एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा लिक्विड मनी आप घर पर जो है वो नहीं रख सकते, लेकिन करोड़ों रुपए के बंडल जो है उनके घर में चल जाते हैं। तो आखिर सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति सरकारी तंत्र में, सरकार में जो है वो तनख्वाह ले रहा है, उसके पास इतना पैसा आया कहां से? और जब उसके घर में यह पैसा आया है तो जाहिर सी बात है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है, और वो ब्लैक मनी के रूप में उसके घर में पैसा आया है। तो इस देश में आज हम जिस भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, जिस अपराध की चर्चा करते हैं, उसकी अगर आप जाओ, हम डीपली जाकर सोचते हैं तो फिर एक ही चीज निकल कर आती है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें ही गड़बड़ है। कानून का किसी के ऊपर कोई खौफ ही नहीं है। कोई व्यक्ति मर्डर करता है, किसी को लूटता है, डकैती करता है, और फिर वो दम ये भी भरता है कि कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, उसके बाद में मैं आपको देख लूंगा। फिर हम जो दोष देते हैं वो पुलिस वालों को भी देते हैं, आप ये देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जो हमारा जो कानून है वो दोषी है, क्योंकि पुलिस वाले बड़ी मेहनत करके एक अपराधी को जो है वो रात दिन एक करके पकड़ कर लेकर आते हैं, और जब वो पकड़ कर लेकर आते हैं, कोर्ट में लेकर जाते हैं, तो अगले दिन उसको बेल हो जाती है और दुश्मनी हो जाती है पुलिस वालों की। तो जब पुलिस वालों को यह पता है कि मामला ऊपर जाएगा और बेल वहां से ये होके आ जाएगा, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो फिर वो भी उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और इसकी सजा जो है वो पूरा देश भुगत रहा है। भ्रष्टाचार इस कदर हो चुका है कि भ्रष्टाचार जिसको हम कहें कि हजारों करोड़ के घोटाले करने वाले, आप देख लीजिए, अभी चुनाव चल रहा है, बिहार का इलेक्शन, लालू प्रसाद यादव हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठा है, लेकिन मेडिकल आधार पर उसको जमानत मिली हुई है, और वो राजनीति की चमकाने के लिए, क्योंकि खुद चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि फिर और ज्यादा घोटाले करने हैं, इसलिए वो रोड शो निकाल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या ये दिखाई नहीं देता? क्या ये सुप्रीम कोर्ट से छुपा हुआ है? आप खुद सोचकर देखिए, क्योंकि आप थोड़ा सा एक बार सोचकर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो कानून की जो किताबें हैं उनको पढ़ना, उनको इंप्लीमेंट करना, और उसके बाद में इधर उधर बगल झांकने के बजाय सीधा फैसला देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट फैसले के बजाय जो है वो मौखिक टिप्पणियां करने पर उतरा हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जज का काम होता है फैसला देना, उसका काम यह नहीं होता कि आप जाइए उस भगवान को कहिए, क्योंकि आप जो है वो कट्टरता के साथ उसकी पूजा करते हैं, ये टिप्पणियां करने का काम जज का नहीं होता है। लेकिन जज जो है वो इस तरीके की बात करता है, और हर फैसले में जो है वो मौखिक टिप्पणी करता है। तो आप सोचकर देखिए क्या ये जज का काम है? और अगर जज ऐसा करता है तो फिर दूसरे लोगों के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। तो फिर उस हिसाब से तो सीजीआई बीआर गवई ने खजुराहो का जो मंदिर था उसके ऊपर जो मौखिक टिप्पणी की, तो उसके हिसाब से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किस पे लगना चाहिए? आप खुद सोचकर देखिए, उस कानून का जो उल्लंघन है वो किसने किया? क्योंकि कानून तो ये कभी कहता ही नहीं है, लेकिन उससे बाहर जो है वो सब कुछ करना है। और फिर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं भी ये भी बता देता हूं, जब हम कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ छुपा हुआ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट आखिर किसी सनातन संस्कृति के मानने वाले साधु संत जो किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी करता है, तब सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चल जाता है कि उसने टिप्पणी की है, और फिर सुमोटो एक्शन जो है वो उसके ऊपर लिया जाता है। तो स्वतः संज्ञान किस तरीके से? क्योंकि उसको पता है ना। अब मैं हाल ही की बात बता देता हूं, सीजीआई के ऊपर जो है वो जूता फेंका गया, घटना नहीं होनी चाहिए, पूरा देश जो है वो निंदा करता है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको भी तो समझना चाहिए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? उसके पीछे का कारण क्या था?
तो उसके पीछे का कारण आता है अनावश्यक टिप्पणी जो नहीं करनी चाहिए थी, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना था, लेकिन सीजीआई ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो बौद्धिस्ट है, उन्होंने धर्म का चोला जो है वो बदला हुआ है, और जिसने धर्म का चोला बदला, और आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य कि जिस भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, निर्माण करवाया, उसने जो ओरिजिनल जो संविधान लिखा उसमें भगवान राम की भी फोटो है, लक्ष्मण की भी है, सीता माता की भी है, हनुमान जी की भी है, और उसको मानने वाले जो है वो भीमराव अंबेडकर की पूजा के अलावा किसी के ऊपर जो है वो बाकी सब देवी देवताओं को गालियां देते हैं, और उसी धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं बीआर गवाई। तो ज्ञान तो देना ही था। और फिर उसके ऊपर जब एक यूट्यूबर जो है, क्योंकि नाम लेने में भी मुझे लगता है कि कोई चकना नहीं चाहिए, अजीत भारती, जिसके ऊपर पंजाब में जो है वो एफआईआर दर्ज हुई, यह मामला तो पूरे देश को पता है। लेकिन उससे भी बड़ी जो आप बात मैं बता रहा हूं वो ये है कि कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व जजों को बुलाता है, क्योंकि आजकल वो दा वायर में और कई जगह जो है वो एंकर की भूमिका में भी है। नेहा सिंह राठौड़ को भी बुलाया था, आपको पता ही होगा, और वो फिर जो है वो हंसी ठिठोली करते हैं कि हमने उस यूट्यूबर को सबक सिखा दिया। यह है मानसिकता इन जजों की। तो क्या इससे जो है वो कानून, सबको पता है कि 5 करोड़ जो है वो केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट आता है, लेक्चर देता है, और फिर वो जो है वो चला जाता है। क्या 5 करोड़ से कम हुए क्या? तो ये कम किसको करने हैं? जनता ने या देश ने? आप बता किसके रहे हो सम्मेलन करके? ये गाइडलाइन किसने तय करनी है? कानून में सुधार करने का काम सरकार कर रही है, तो आप उसको कम से कम इंप्लीमेंट तो करो, सरकार की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज तो जो है वो एक, जिसको हम कहें कि व्यक्तिगत टिप्पणियों में उलझे हुए हैं, और फिर उसके बाद में तो ये इसलिए जो है वो चर्चा करना जरूरी हो जाता है। और मुझे लगता है कि सरकार को भी इसको लेकर जो है वो सख्त से सख्त कदम जो है वो उठाने चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।